क्या वजह आपको लगती है कि आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया? मौसम खराब हो गया तो सोनिया जी तो वापस दिल्ली चली गई। आडवाणी जी जो उम्र में उनसे काफी बड़े हैं वो यहाँ से श्रीनगर बाई रोड गए। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में लगातार ये चर्चा होती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच बहुत तल्खियां हैं। मैं आपसे सवाल करूंगा कि आप दोनों के किस तरह के रिश्ते हैं? सच ये है कि उनको जनता से कोई सरोकार नहीं रहा है। सर, अगर आज की तारीख में आपको दोबारा से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो कौन कौन से फैसले होंगे जो आप लेना चाहेंगे? 10% हम उनको जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें लेंगे। अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी हैं और हरिद्वार साहब सांसद हैं, वहाँ कुंभ भी होना है, तो किस तरह की तैयारियां कुंभ को लेकर चल रही हैं? अब ये ऐसे लोग हैं जो चांदी के चम्मच को मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हस्ती। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हर एपिसोड में आपको उत्तराखंड की उस शख्सियत से हम मिलाएंगे, रूबरू करवाएंगे जिन्होंने उत्तराखंड में अपना योगदान दिया है। और आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच है जिन्होंने उत्तराखंड को एक अलग पहचान दी है और गैरसैंण को राजधानी बनाने की कवायद भी इन्होंने शुरू की। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से लोकसभा सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आज आपकी आवाज संसद में गूंजती है, लेकिन एक वो भी समय था जब आपके पास उत्तराखंड का प्रभार था और यहाँ के आप मुख्यमंत्री थे। तब विधानसभा में आपकी आवाज गूंजती थी और आज संसद में कितना फर्क आया है? और पहले आप जैसे राज्य के मुद्दे विधानसभा में उठाते थे, अब आपको राष्ट्रीय पटल पर उठाने का मौका मिलता है, तो कितना अंतर आपको नजर आता है उसमें? देखिए, उत्तराखंड में मुझे संगठन में काम करने का मौका मिला। उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के नाते मैं उसको प्रशिक्षण काल भी कहूँगा, और धरातल पर एक संघ के प्रचारक के नाते सेवा करने का मौका मिला। चाहे सीधा संघ का कार्य हो या फिर उत्तरकाशी का भूकंप हो, चमोली का भूकंप हो, या अनेक समय पर जो ऐसी कुछ जब आपदाएं आई उस दौरान समाज सेवा का मौका मुझे संघ के कार्यकर्ता के नाते मिला। भारतीय जनता पार्टी में विधायक के नाते, मंत्री के नाते और फिर मुख्यमंत्री के नाते मुझे राज्य में काम करने का मौका मिला। आज सांसद के नाते काम कर रहा हूँ। देखिए, विधानसभा और लोकसभा अगर हम मोटा तौर पर देखें तो विधानसभा एक उसका दायरा थोड़ा सीमित होता है और लोकसभा का दायरा ये बहुत विशाल होता है, विशद होता है। हम ये कहें कि समुद्र जैसी विशालता होती है, और हम कोई भी आवाज़ अगर संसद में उठाते हैं तो पूरा देश उसको सुनता है। यहाँ तक कि जो दुनिया के देश हैं कई बार वहाँ तक भी वहाँ की आवाज़ जाती है। काम करने का सबका अपना तरीका है, और जो विषय भी हम लेते हैं वहाँ पर हम वो विषय लेते हैं कि जो कहीं ना कहीं देश को प्रभावित करते हैं, जो ऐसा लगता है कि देश के लिए बहुत ज़रूरी है। सांसद होने के नाते कई बार लोकल जो हमारे संसदीय क्षेत्र के इश्यू हैं, मुख्यमंत्री रहा तो स्वाभाविक रूप से राज्य से जुड़े हुए तमाम जो विषय ऐसे हमारे पास आते हैं उनको उठाने का मौका मिलता है। लोकसभा का अपना एक ओरा है और विधानसभा का भी अपना एक, ये कहें कि थोड़ा लघु स्वरूप है, लेकिन काम करना है तो कोई भी काम अगर मिलता है, आप अगर उसको बखूबी करते हैं, अगर आपके अंतर को ये लगता है कि आप वहाँ पर जनता की आवाज़ बनकर काम कर रहे हैं तो सुकून मिलता है। सर, 2027 विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं और एक बार फिर से ये सुगबुगाहट राजनीतिक गलियों में है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत वापस से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इन चर्चाओं में या इन अफवाहों में कितना दम है, कितना सच्चाई है, आप क्या मानते हैं? अब देखिए, ऐसा है कि ये बातें कहाँ से आ रही हैं। मुझे
स्वयं मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूँ और न कोई मुझे इस तरह की बातें कोई समझा पाया है। मेरे को लोग बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैंने कहा भाई कुछ नहीं हो रहा है। हम संसद में हैं, हमारी जिम्मेदारी संसद की है, जनता ने हमको संसद में काम करने का मौका दिया है, तो हम संसद का काम करेंगे। सांसद के नाते जो भी हम अपने राज्य के लिए कर सकते हैं वो हम संसद में रहकर अपना काम करेंगे। नहीं सर, 2021 में भी जब आपको मुख्यमंत्री पद से हटाया था तो एक सांसद को ही मुख्यमंत्री बनाया था, तीरथ सिंह रावत जी को। हालांकि बाद में उनको भी हटा दिया गया था, लेकिन इसलिए ये चर्चाएं तेज रहती हैं। और जिस तरह से आपने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई थी, इसीलिए शायद लोग, उत्तराखंड के लोग आपको याद भी करते हैं। और शायद एक तरह से उनकी मांग भी यही होगी कि आपको एक बार फिर मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आपने जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई थी, आपको क्या लगता है, क्या उस रास्ते पर मौजूदा उत्तराखंड में भाजपा की सरकार उस रास्ते पर चल रही है? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इस समय, वो हमेशा यही दावा करते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। और मैंने भी यही कोशिश की थी कि राज्य में जो भ्रष्टाचारी रूपी राक्षस है, इस राक्षस का मुंह, इसको छोटा कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। यद्यपि समाप्त तो खैर मैं तो दावा नहीं कर सकता कि कोई इसको समाप्त कर सकता है या मैंने समाप्त कर दिया, लेकिन हाँ, सरकार का ईमानदारी से प्रयास होना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार हमारी नई जनरेशन को खा रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है, ये हमारे पर्यावरण को ख़त्म कर रहा है, ये हमारे विकास के कार्यों को प्रभावित कर रहा है। जो गतिशीलता होनी चाहिए, जो तेज़ी होनी चाहिए कार्यों में, चाहे विकास के कार्य हों या सामुदायिक या सामाजिक उत्थान के कार्य हों, धार्मिक उत्थान के कार्य हों, अपनी विरासत को संभाल कर आगे चलने का काम हो, अगर भ्रष्टाचार पर हम नियंत्रण करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी गति बढ़ जाती है और राज्य की प्रगति। दूसरी बात यह कि हमारा जो राज्य है, देखो, इसको देवभूमि के रूप में इसको पूरा भारत जानता है। मैं अभी पिछली लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उत्तराखंड का चुनाव ये पहले फेज में हो गया था, मुझे उड़ीसा के अंदर काम करने का मौका मिला। वहाँ पर जब हम गए तो 2-3 जगहों पर ऐसा हुआ कि लोगों ने हमारे पैर धोए और कई लोगों ने उस पानी को पी लिया जी। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमको अन्य राज्यों से अलग करते हैं, देवभूमि से सम्मान, इसलिए उन्होंने देवभूमि के नाते वो लोग हमारा सम्मान करते। हमको नहीं जानते थे, हमको नहीं जानते थे, लेकिन वो लोग ये जानते थे कि ये देवभूमि से आए हैं। और हम भी उनसे यही कहते थे, भाई हम बद्रीनाथ जी के क्षेत्र से आए हुए हैं, हम हिमालय से आए हुए हैं, समुद्र के किनारे आप लोग रहे, हम आपके बीच में आए हैं। इतना आदर, इतना सम्मान, कई बार बड़ा कष्ट होता है कि हम क्या इस लायक थे या इस लायक हैं कि लोगों का जो आदर भाव है वो कई बार हमको बहुत ज़्यादा आत्मनिरीक्षण के लिए हमको मजबूर करता है। तो इन लोगों की इन भावनाओं का ध्यान मैं समझता हूँ कि हर उत्तराखंडी को रखना चाहिए। सर, कुछ ही दिनों पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आए हुए थे, मैं वहाँ मौजूद था जब आप उस बैठक का हिस्सा थे। क्या चर्चाएं हुई और क्या दिशा निर्देश उन्होंने दिए? 2027 का चुनाव बहुत नज़दीक है, किस तरह की प्लानिंग अभी पार्टी में चल रही है और आपको किस जिम्मेदारी के तहत उन्होंने चुना है? देखिए, ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, जो अभी एकदम मैं कहूँ को देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका पहला दौरा था ये जी। और इसलिए उन्होंने तमाम जो संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सरकार के लोग हैं, जो गैर सरकारी सदस्य हैं और बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत किया, संवाद किया और उत्तराखंड को उन्होंने समझने का प्रयास किया। उत्तराखंड को उनको, क्योंकि वो पहली बार आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से पहला ये होता है कि भाई उत्तराखंड के ज्योग्राफी को समझें, उत्तराखंड के समाज को समझें, उत्तराखंड के समाज की तासीर को समझें, यहाँ के लोगों की आखिर फीलिंग्स क्या हैं, इनकी सोच क्या है और इनका सोचने का लेवल क्या है।
तो इस तरह से ये एक तरह से ये परिचयात्मक उनका ये 2-3 दिन का यहाँ पर 3 दिन का ये प्रोग्राम था। उन्होंने राज्य में जो तमाम विषय हैं उन पर भी उन्होंने बातचीत की, फीडबैक ली उन्होंने, और हमने भी प्रयास किया कि हम उनको सही फीडबैक दे सकें। सर, जैसे ही नितिन नवीन जी का दौरा खत्म हुआ वैसे ही राहुल गांधी भी आने वाले थे। राहुल गांधी आए भी, लेकिन जो उनकी सभाएं थी वो नहीं हो पाई। फिर उन्होंने वर्चुअल माध्यम से एक सभा पौड़ी में की, जहां उन्होंने सैनिकों से संवाद के, जो रिटायर्ड सैनिक है, साथ ही उन्होंने युवाओं को एक आश्वासन दिया कि अगर वो सरकार में आते हैं तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। आप क्या मानते हैं, क्या अग्निवीर योजना युवाओं के लिए सही है या फिर राहुल गांधी का जो दावा है? ऐसा देखिए, अच्छा होता कि राहुल गांधी जो युवाओं के लिए करना चाहते हैं इस तरह का कोई प्लान वो उत्तराखंड के लोगों के सामने रखते, उत्तराखंड के युवाओं के सामने रखें। अब ये ऐसे लोग हैं जो चांदी के चम्मच को मुंह में लेकर पैदा हुए हैं जी। मुझे बताइए, उत्तराखंड में तो होता ही है, मौसम के ख़राब होने की तमाम संभावनाएं रहती हैं। वो पंतनगर में वो पहुंच गए, अल्मोड़ा, चलिए गढ़वाल नहीं आ सकते थे, लेकिन अल्मोड़ा की जनसभा तो बाई रोड की जा सकती थी जी। भाई 1 घंटा लेट हो जाते, 1.5 घंटा लेट हो जाते, 2 घंटा लेट हो जाते। तो इस पर भी वो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। 2 घंटे की जर्नी है, उन्होंने जाने का प्रयास तो करते, लेकिन उन्होंने प्रयास ही नहीं किया। सर, वो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने उन्हें उतनी प्रोटोकॉल नहीं दिया। मैं देखूंगा, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी जी। और हो सकता है कि अल्मोड़ा वो बाई रोड पहुंच जाते और तब तक मौसम खुल गया था, वहां से हेलीकॉप्टर से वो पौड़ी भी पहुंच जाते। लेकिन ये लोग जनता के दुख दर्द को, पहाड़ों से लोग कितनी दूर से आते हैं, किन परिस्थितियों में पौड़ी पहुंचे होंगे, किस परिस्थितियों में अल्मोड़ा पहुंचे होंगे, इनको इसका कोई मालूम नहीं है। मुझे याद है राज्य बना नहीं था तब, और उत्तराखंड का चुनाव था। सोनिया जी को आना था पुरोला में और अडवाणी जी को आना था श्रीनगर, गोपेश्वर, पौड़ी और गैरसैंण में। उनकी 4 सभाएं थी। उस दिन भी मौसम ख़राब हो गया। मौसम ख़राब हो गया तो सोनिया जी तो वापस दिल्ली चली गई। अडवाणी जी जो उम्र में उनसे काफ़ी बड़े हैं, वो यहाँ से श्रीनगर बाई रोड गए। बोले लोग, पब्लिक आई हुई है, इतना तकलीफ़ उठाकर पब्लिक आती है, मैं जाऊँगा, कुछ देर से पहुँचूँगा, कोई बात नहीं, लोग भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ तो लोग रहेंगे वहाँ पर। और अडवाणी जी ने श्रीनगर में सभा संबोधित करी 4 बजे, फिर उन्होंने 5:30-6 बजे पौड़ी में सभा संबोधित करी, फिर उसके बाद वो गोपेश्वर गए। गोपेश्वर में रात को 10 बजे सभा संबोधित करी और रात को 1 बजे उन्होंने गैरसैंण में जा कर के सभा संबोधित करी, खराब मौसम के बावजूद। अरे भाई, हम तो कहते हैं तुम जा नहीं सकते, तुम प्रयास तो करते, तुम सारी जोहमत सरकार के ऊपर डाल दोगे तो ये तो कोई बात नहीं हुई, आप बाई रोड जा सकते थे, क्यों नहीं गए? इसलिए राहुल गांधी हो या कांग्रेस के अन्य नेता हों जो इस तरह की बात करते हैं, वो केवल अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह की बात करते हैं। सच ये है कि उनको जनता से कोई सरोकार नहीं रहा है। लेकिन सर, अग्निवीर योजना की बात की, जैसे आपने खुद बताया कि पहाड़ों के रास्ते जिस तरह से होते हैं और पौड़ी तो वैसे भी सैनिक बाहुल्य जिला है, तो अग्निवीर योजना पर आप अपने क्या विचार रखते हैं? आपने ये विषय में भूल गया था रखते हुए। अग्निवीर योजना देखिए कि आज भारत सरकार ने जितने भी अग्निवीर हैं, उन्होंने कहा कि हम उनको 10% हम उनको जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें लेंगे। फिर जो हमारी स्वरोजगार की योजनाएं हैं उनमें उनको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि ये प्रशिक्षित लोग होंगे, ये प्रशिक्षित लोग होंगे। अगली बात यह है कि सेना, हमारी सेना, ये युद्ध कौन लड़ सकता है, तो उसमें कुछ युवा सेना में होने चाहिए। यूथ की संख्या जितनी बेहतर रहेगी उतनी अच्छी तरह से हम रण कौशल भी अपना दिखा पाएंगे समय आने पर। तो आज की जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकली साउंड करने की बात है। जो बच्चे आएंगे, आज के बच्चे अपडेटेड हैं। अगर उसने कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं भी लिया है तो बचपन से ही आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस ढंग के बच्चे आएंगे तो उनको
आगे उनको एक तो सेना को एक अच्छे स्किल्ड लोग मिलेंगे, दूसरा कल अब जब वो अपने जीवन में आएंगे उनके लिए उनको उनकी जेब में कुछ पैसा होगा तो वो कुछ नए काम भी वो अपने काम कर पाएंगे। मुझे लगता है कि सेना में ये तो है नहीं कि सेना पूरी तरह सेना में लोगों को भर्ती को बंद कर दिया गया है, ऐसा नहीं है, गलतफहमी निर्माण की जा रही है। लेकिन जो भी निर्णय लिए हैं ये सेना के विशेषज्ञ लोगों से मिलजुल करके और दुनिया के अनुभव को लेते हुए किया गया है। ये जो हमारे जो ऐसे प्रशिक्षित लोग होंगे, एक तरह से हमारे एक धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि समाज के बीच में हमारी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी होगी नागरिकों की कि जो ट्रेंड होंगे, जो हथियार चलाने में, हथियार सिखाने में, और एक तरह जिस तरह से इजराइल के लोग आज दुनिया में रहते हैं, हर कोई सेना से प्रशिक्षित है, तो उससे हम प्रशिक्षित लोगों की एक जो आर्म्ड फोर्सेस से जो ट्रेंड होकर आएंगे उनकी भी संख्या बढ़ेगी और वो विविध क्षेत्रों में वो और आवश्यकता पड़ने पर उनको फिर लिया जा सके। तो एक बहुत लंबा सोच समझ के मुझे लगता है कि ये अग्निवीर योजना सेना में लागू की गई है और ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये हमारे जो सेना के लोग हैं, सेना के जो विशेषज्ञ लोग हैं, उन्हीं का सुझाव के आधार पर ये योजना लागू की गई है। सर, अगर आज की तारीख में आपको दोबारा से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो कौन कौन से फैसले होंगे जो आप लेना चाहेंगे मौजूदा? देखियो भाई, ये तो काल्पनिक सवाल है। नहीं सर, ये तो कल्पना की बात है। मैंने पहले ही कहा कि मैं संसद में हूँ और मेरी पार्टी ने मुझे संसद का टिकट दिया, मैं वहाँ से चुनकर गया हूँ और मैं संसद में अपनी भूमिका निभाने का लेकिन फिर भी सर एक सोच लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि आपको वापस से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ऐसा ना, अब उससे आगे की कोई कल्पना की जाए तो उसको मैं करूँ जो मैं रह चुका हूँ जी, उसकी अब कैसे मैं उसकी फिर दोबारा तीसरी बार कल्पना करूँ। अच्छा सर, सवाल उसी से जुड़ा पूछ लेता हूँ फिर। जब आप मुख्यमंत्री थे और आपको हटाया गया, मतलब मुख्यमंत्री के पद से, तो क्या वजह आपको लगती है कि आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था? नहीं, पार्टी ने कहा है कि हमने विचार किया है कि हमने किसी को मौका देना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, हमने, मुझे लगता है कि 2 सेकंड लगे होंगे शायद, इससे ज़्यादा समय भी नहीं लगा। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप किसी दूसरे को मौका देना चाहते हैं। लेकिन क्या वो फैसला सर जल्दबाजी में लिया था? क्योंकि तीरथ सिंह रावत, देखिए, पार्टी का नेतृत्व बहुत अनुभवी नेतृत्व है और जल्दबाजी में तो निर्णय लेना कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो भी निर्णय मुख्यमंत्री के होते हैं, मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर विचार करता है और इसलिए हम ये कहें कि जल्दबाजी में निर्णय लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन सर, जैसे 10 मार्च को आपने इस्तीफा दिया और तीरथ सिंह रावत को बनाया और 3 जुलाई को ही 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, पुष्कर सिंह धामी को बना दिया गया। मतलब 3 महीने में ही 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। देखिए, ये तो मेरा सोचने का विषय ही नहीं है। मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि पार्टी जो भी आदेश करती है हम उसका पालन करते हैं, तो हम उधर सोचते ही नहीं है। अच्छा सर, कांग्रेस से आपका जरूर विचारों का मतभेद रहता है, लेकिन क्या कांग्रेस में कोई ऐसा नेता है जो आपको लगता हो कि अच्छा नेता है या गलत पार्टी में है, या किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो? इतनी ऊंची जगहों पर पहुंचे हैं तो अच्छे नेता हैं वो। लेकिन किसी से आपकी अच्छी दोस्ती हो? दोस्ती हमारी सबसे है। हम कभी भी दलगत राजनीति तक ही सीमित नहीं रहते जी। हम सब लोगों से हमारा उठना बैठना प्रेम के संबंध है, अच्छे संबंध है, मधुर संबंध है। विचारों की लड़ाई है वो एक अलग चीज़ है कि उनकी विचारधारा भिन्न है और हमारी विचारधारा उनसे भिन्न है, लेकिन इन सब के बावजूद हम लोग आपस में मिलते जुलते हैं। उत्तराखंड में अभी ऐसी स्थिति नहीं है। मैं कई राज्यों में देखता हूं कि विपक्ष के लोग और सत्ता पक्ष के लोग बैठते ही नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी और हरीश रावत की एक बहुत प्यारी तस्वीर वायरल भी हुई थी जब आप एक दूसरे को आम खिला रहे थे, वो मैंने देखी थी। सर, सवाल ये है कि अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी हैं और हरिद्वार साहब सांसद हैं, वहाँ कुंभ भी होना है, तो किस तरह की तैयारियां कुंभ को लेकर चल रही हैं? देखिए, भारत सरकार ने अभी तक 500 करोड़ रुपया जो अर्ध कुंभ हो रहा है 2027 में, उसके लिए दिया है
और इससे कुछ अधिक पैसा स्टेट ने अपने बजट में से कुंभ के लिए रखा है। और वहाँ पर जितने भी ऐसे काम हैं जो अस्थायी नेचर के हैं या जिनको निर्माण होने में समय लगेगा, तो उनके टेंडर हो गए हैं और उन पर तेज़ी से काम चल रहा है। घाटों के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, कुछ नए घाट भी बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ विद्युत लाइनें हैं, कुछ पिछले कुंभ में अंडरग्राउंड हो गई थी, कुछ अभी अंडरग्राउंड हो रही हैं। तमाम तरह के कुछ टेंडर्स निकले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जब जनवरी 2027 में पहला कुंभ का स्नान होगा, तो तब तक जो तैयारियां हैं वो पूरी हो जाएंगी और बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो ये अर्ध कुंभ होने जा रहा है वो अच्छी तैयारी के साथ संपन्न होगा। खूब जनता को उसमें आमंत्रित किया गया है। वैसे तो कुंभ में आमंत्रण नहीं दिया जाता है, लेकिन आज सुविधा है तो हम तमाम माध्यमों से, सरकार भी इनवाइट करती है और सरकार उनके लिए व्यवस्था भी देती है। और मुझे लगता है कि बहुत बेहतर सुविधा वहाँ पर हरिद्वार के कुंभ में लोगों को मिलेंगी। सर, आप सांसद भी मैदानी क्षेत्र से बने, विधायक भी मैदानी क्षेत्र से बने, लेकिन आपकी जन्मभूमि पहाड़ रही है और इन दिनों पहाड़ों में गुलदार का बहुत बड़ा आतंक है। और जो पूर्व हमारे सांसद रहे गढ़वाल सीट से तीरथ सिंह रावत, उन्होंने भी इस बारे में आवाज़ संसद में उठाई थी। हम आए दिन ये खबर सुनते हैं कि पहाड़ों में गुलदार ने किसी बच्चे को उठा लिया, किसी महिला को अटैक कर दिया जो घास लेने गई है। पहाड़ों में अभी लोग हैं, धीरे धीरे पलायन भी हो रहा है, लेकिन सर एक डर के साथ लोगों जीने में मजबूर हैं अभी पहाड़ों में। तो उसके लिए आप, क्योंकि आप पहाड़ से आते हैं और आपका बहुत लगाव रहता है, आप जाते भी रहते हैं, उसके लिए क्या नीति बनानी चाहिए? क्या उत्तराखंड सरकार या वन विभाग इसमें असफल रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसका कोई एक कारण नहीं है, तमाम कारण है और तमाम जो विशेषज्ञ हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि सर्दियों में भालू के भी बहुत अटैक हुए। जी जी, भालू के रेयर अटैक हुआ करते थे, लेकिन इस बार बहुत अटैक हुए और काफ़ी लोग उसमें बुरी तरह जख्मी हुए। मैं जब उनको देखने के लिए गया अस्पतालों में, तो उनको देखा नहीं जा रहा था। भालू जिस तरह से आदमी को नोच लेता है, वो बहुत ही मतलब हर किसी के बस का बात नहीं। उस समय उसके स्वरूप को देखना बहुत टफ है। एक जगह पर तो जब मैंने एक को देखा, दूसरे को देखा, तो तीसरे के लिए मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास कोई फ़ोटो अगर हो तो फ़ोटो में देख सकता हूँ। तो बहुत बुरी तरह आक्रमण करता है और अब हम कुछ दिनों से देख रहे हैं उसके बाद गुलदारों का लगातार अटैक हो रहा है। जिम कॉर्बेट की तरफ जाएं तो जो टाइगर है, बाघ जिसको कहते हैं, उनके हमले बढ़े हैं। अब इसमें मुझे लगता है कि विशेषज्ञों की राय लेना चाहिए, लेकिन जो मुझे कुछ चीज़ें लगती हैं, एक तो इनकी संख्या बहुत बड़ी है, लेपर्ड की संख्या बहुत बड़ी है। अगली बात है कि जंगलों में कुछ इस तरह की झाड़ियाँ उगाई हैं कि वो जंगली जानवर का शिकार करने में उसको दिक्कत होती है, क्योंकि लेपर्ड है या बाघ है, ये ऐसे पशु हैं जिनको मांस चाहिए और इसलिए उनको जंगली जानवरों का शिकार करने में दिक्कत हो रही है। लंटाना बहुत बढ़ा है और कुछ घास इस ढंग से बढ़ी है। पहले क्या होता था कि जो हमारे पालतू जानवर होते थे, बूढ़े हो जाते थे तो कई बार उनका भी शिकार करते थे। तो जो पशुओं का शिकार जो लेपर्ड करते थे या बाघ करते थे, उनमें भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनमें भी, क्योंकि पशुपालन थोड़ा कम हुआ है, बड़ा पशु जो है वो कम हुआ है, तो तमाम कारण हो सकते हैं। ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम अवेयर नहीं हैं। थोड़ा अवेयरनेस हो कि भाई हम शाम सुबह अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा हम जो मुझे लगता है कि जो हमारे हाथों में है कि हम सामूहिक रूप से जाएं, है ना, सामूहिक रूप से जाएं। सामान्यतः जो लेपर्ड है वो अटैक कब करता है? जब बैठी स्थिति में होता है कोई, उसको लगता है कि ये छोटा कोई चीज़ है, लेकिन जब खड़े होते हैं तो उस पर कम अटैक करता है। और हाथ में अगर कोई हथियार है या लाठी है
तो उससे भी वो भागने की कोशिश करता है। तो कुछ चीज़ें जो ऐसी है कि जो हमको थोड़ा सा जागरूकता की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि भाई हम थोड़ा जागरूक से, तो हर तरह से प्रयास करना पड़ेगा। और विशेषज्ञों को उसको लेकर के कुछ न कुछ सरकार को चाहिए कि वो विशेषज्ञों की एक कमेटी बना करके और उनके हमलों को से कैसे रोका जा सकता है कि वो हमलावर मनुष्य पर हमला न करें, तो उसके लिए कोई ऐसी थिंक टैंक बना करके, एक कोई कमेटी बना करके और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। सर, सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में लगातार ये चर्चा होती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच बहुत तल्खियां हैं। मैं आपसे सवाल करूंगा कि आप दोनों के किस तरह के रिश्ते हैं? नहीं, रिश्ते अच्छे हैं। वो हमसे उम्र में भी छोटे हैं और उस नाते वो पूरा सम्मान भी करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो कई बार मीडिया भी इसमें रोल करता है, कई बार जो विपक्ष के लोग हैं वो भी इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। विपक्ष का काम है कि वो हमको आपस में एक दुष्प्रचार करते हैं कि भाई ये आपस में ऐसा है वैसा, तमाम तरह की बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे सामान्य आदमी को कुछ लेना देना नहीं है। सर, आपने बताया आपसे छोटे हैं, आप तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो हैं। आप समय समय पे क्या कभी वो आपसे सलाह वगैरह लेते हैं या आप कभी हाँ, देते जरूर। ऐसा है कि जब उनको सलाह की ज़रूरत होती थी और हमसे सलाह लेते तो हम उनको ज़रूर सलाह देते हैं। सर, अब आखिरी सवाल, 2027 का चुनाव नज़दीक है। 2017 में प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में बीजेपी ने सरकार बनाई, 57 सीटें आई। 2022 में जब चुनाव हुआ, 3 मुख्यमंत्री बदले, 10 सीटें कम हुई, 47 सीटों पे आई बीजेपी। अब वापस से चुनाव होने हैं। 10 साल की सरकार बीजेपी को होने जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर रहेगा, लेकिन क्या इसके बावजूद आपको लगता है कि बीजेपी हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी? और आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि ये तीसरा चुनाव है जी। अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाती है तो हैट्रिक हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि तीसरा चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के डेवलपमेंट के काम किए हैं, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री ने, उनके मंत्रिमंडल ने जन विश्वास हासिल किया है, तो ये सिलसिला और अच्छा होगा और फिर 47 नहीं 57 सीट लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी। चलिए, एक सवाल जो मैं पूछने वाला था उसका जवाब आपने दे दिया कि 57 सीटें बीजेपी को आएगी, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र जी का कहना है कि इस बार वापस से जब चुनाव होंगे तो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। हमने उनसे बातचीत की, जाना कि किस तरह से उत्तराखंड में गुलदारों का आतंक कम हो सकता है, संसद में वो किस तरह से उत्तराखंड की आवाज उठाते हैं, कुंभ को लेकर क्या तैयारियां हैं और 2027 का चुनाव किस तरह से बीजेपी लड़ने वाली है। आपको हस्ती का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हर शनिवार आपको हम ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो उत्तराखंड में बड़े पद पर अपनी भूमिका निभा रही है।